जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का फिर से चर्चा कर रहे हैं। आप सभी लोग का फिर से स्वागत है। अभी देखते हैं कि ज्योग्राफी सीटेट में जो कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और अन्य राज्यों में भी कैसे टेट के एग्जाम के प्रश्न पूछे गए हैं, वह सारे का व्याख्या हम कर रहे हैं। आज ये तीसरा वीडियो होगा और सभी प्रश्न का इतना डिटेल में व्याख्या कर रहे हैं कि प्रत्येक प्रश्न का जो व्याख्या में ही कई प्रश्न बनेंगे। इस तरह से यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पूरा देखिएगा, आपको ये एग्जाम पास करा देगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। कहता है कि पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर पर खींची गई है या खींची जाती है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान भी है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या फिर प्रधान यामोत्तर रेखा। तो क्लियर है, इस प्रश्न का सही आंसर ए होगा। यानी पृथ्वी तल पर 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर पर खींची गई काल्पनिक रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने पर, याद रखेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने पर एक दिन कम हो जाता है तथा पूर्व से यदि हम पश्चिम की ओर पार करते हैं तो एक दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जो लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो कितना है। देखिए ऑप्शन में 940:1000 या फिर 916 अनुपात 1000 या फिर 920 अनुपात 1000 या फिर 982 अनुपात 1000। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी 940 अनुपात 1000 यानी 940:1000। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि भारत की जो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो पाया जाता है वह जो है केरल राज्य में है। केरल राज्य में कितना है, 921 लिंगानुपात है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य का कोई समुद्री सीमा नहीं है, यानी किसी भी समुद्री सीमा पर वह स्थित नहीं है। ऑप्शन देखिए, गुजरात, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो स्पष्ट है, इसका आंसर क्या होगा यहाँ, राजस्थान। यानी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि राजस्थान राज्य की सीमा जो है समुद्र से नहीं मिलती है। इसके पश्चिम में आप देखिए पाकिस्तान, इसके दक्षिण पश्चिम में गुजरात और दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश और उत्तर में पंजाब तथा उत्तर पूर्व में जो होता है यह उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य है। इस प्रकार से यह क्या होगा, यह एक स्थलबद्ध राज्य है यानी लैंड लोकेटेड स्टेट है। जबकि गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र ये सभी जो होता है पश्चिमी सीमा में मिलती है, यानी यह अरब सागर में मिलती है, अरब सागर से मिलती है। ठीक है, अगला देखते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन है। और ऑप्शन देखिए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो देखिए इस प्रश्न का भी आंसर यहाँ पर बी यानी राजस्थान होगा। देखिए क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल जो होता है देखिए 3,82,239 वर्ग किलोमीटर है। इसका राजधानी जयपुर है। ठीक है, इसको पिंक सिटी भी कहते हैं जयपुर को। यह यहाँ का जो जनघनत्व है यानी डेंसिटी है 200 व्यक्ति पर किलोमीटर है, पर है ना, पर वर्ग किलोमीटर है ना। ठीक है, उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि जो राष्ट्रीय घनत्व से बहुत कम है, यानी जो भारत का जनघनत्व है उससे बहुत कम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अन्य 3 बड़े राज्य हैं, जिसे पहला हम लोग देख लिए कि सबसे बड़ा राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद चौथा है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब आते हैं अगला प्रश्न। स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है, यानी स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन देखिए, स्वास्थ्य सुरक्षा, गंगा की स्वच्छता, नदियों को जोड़ना या मंदिरों का जीर्णोद्धार। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी स्पर्श गंगा अभियान उत्तराखंड में चलाया गया एक महत्वपूर्ण अभियान है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य गंगा की स्वच्छता को बनाए रखना है। इस अभियान की शुरुआत जो हुआ 2009 ईस्वी में उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती है। देखिए सभी मानचित्र से संबंधित प्रश्न है। ऑप्शन देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी होगा, मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती है, जबकि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड आदि राज्यों की सीमा बिहार को स्पर्श करती है। इसके साथ ही बिहार पड़ोसी देश नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है, यानी यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है किसके साथ, नेपाल देश के साथ।
अगला प्रश्न देखिए, मखाना की खेती हेतु अग्रणी जिला है, यानी मखाना की खेती हेतु अग्रणी जिला कौन है? देखिए बिहार टेट क्वेश्चन है, बिहार टेट में पूछा था। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और सुपौल। तो इसका सही आंसर यहाँ सी होगा, यानी बिहार राज्य के मधुबनी जिला में मखाना की खेती बहुतायत में की जाती है, यानी बहुत अधिक रूप में बहुत अधिक की जाती है। ठीक है, इसके अलावा बिहार में दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, सीतामढ़ी, पूर्णिया में भी प्रमुख मखाना उत्पादक जिले में आते हैं, यानी यहाँ पर भी की जाती है। भारत का लगभग 88% मखाने का उत्पादन बिहार में किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यानी पूरे भारत में यदि पूरे देश में देखा जाता है तो उसमें से 100% में से 88% मखाना का उत्पादन सिर्फ और सिर्फ बिहार में होता है। मखाना तालाब, दलदली क्षेत्रों के शांत पानी में उगने वाला एक जलीय उत्पाद है, यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ग्रीष्म ऋतु हेतु सर्वोत्तम वस्त्र है, यानी गर्मी के मौसम में सबसे अच्छा वस्त्र है कौन है, यानी कौन सबसे अच्छा हमको आरामदायक वस्त्र कौन है? सूती, रेशमी, पॉलिस्टर या रेयॉन? तो आसान प्रश्न है ना, कॉटन होगा, यानी सूती वस्त्र। सूती वस्त्र गर्मी के ऋतु के लिए सर्वोत्तम होता है। सूती वस्त्र मुख्यतः कपास द्वारा निर्मित किया जाता है, यह ऊष्मीय विकिरण को अवशोषित न करके उसे परावर्तित कर देता है, यानी रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे अधिक गर्मी नहीं लगती है। ठीक है, भारत में सूती वस्त्रों के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जो होते हैं मुंबई, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, कानपुर और हावड़ा है। इस प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, चांगपा जनजाति पाई जाती है, यानी चांगपा एक जनजाति है जो पाई जाती है, यानी कहाँ पाई जाती है? लद्दाख में, मणिपुर में, असम में या फिर सिक्किम में? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर ए होगा, लद्दाख में। यानी चांगपा जनजाति भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में पाई जाती है। यह मूलतः तिब्बती मूल की बंजारा जनजाति है। ठीक है, बंजारा जनजाति है। चंपा का तिब्बती भाषा का अर्थ होता है चांग, यानी थांग के लोग। यह जनजाति एक चरवाहा जनजाति है जो अच्छे किस्म के ऊन देने वाली पश्मीना बकरियां को पालती है। ठीक है, यानी ऊन देने वाले बकरियों को ये पालती है। देखिए लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये दोनों अब यूनियन टेरिटरी रह गए, यानी अब राज्य न रह के ये केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ठीक है, यानी लद्दाख क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर ये जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है, यानी ध्रुव तारा जो होता है वह क्या होता है? सभी मौसम में, यहाँ गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, ठीक है, सभी मौसम सभी सीजन में वह स्थिर दिखाई देता है। ठीक है, उसका पोजीशन बदलता नहीं है। किस कारण से नहीं होता ऐसा? देखिए, ध्रुव तारा अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करता है। दूसरा, ध्रुव तारा भूमध्य रेखा के अक्ष पर स्थित है। तीसरा, ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के अक्ष के ऊपर स्थित है। और ध्रुव तारा दूसरे तारों से बहुत दूर है। तो देखिए क्लियर है, यहाँ इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर होगा ध्रुव तारा, यानी सी होगा, यानी ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के अक्ष से ऊपर है, इसलिए जब घूमती भी है पृथ्वी इस तरह से जो है ना, घूमती भी है तो वह अपना स्थान को नहीं बदलता है। ठीक है, ध्रुव तारा जो है सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है, क्योंकि यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के अक्ष पर स्थित होता है। यह पृथ्वी से, याद रखेंगे, 434 प्रकाश वर्ष दूर पर स्थित है, यानी एक प्रकाश वर्ष का मतलब होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, या फिर किलोमीटर में बात करेंगे तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। उसको हम 434 से गुना कर देंगे तो यह क्या हो गया? ध्रुव तारा की दूरी होगी पृथ्वी से। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बिंदु पर घूमती रहती है। ठीक है, एक अक्ष पर अपने बिंदु पर घूमती रहती है। पृथ्वी की अक्ष स्थिर होने के कारण ध्रुव तारा भी स्थिर दिखाई देता है। चूंकि अक्ष के ऊपर है और अक्ष स्थिर है, इसीलिए वह स्थिर दिखाई देता है। ध्रुव तारे को देखकर ही समुद्र या फिर रेगिस्तान से निकलने वाले यात्री जो थे दिशा ज्ञात करते हैं, और पूर्व में भी इसी का उपयोग करके वो जाते थे कि किस दिशा में कौन सा देश है, यात्रा करते थे। ठीक है, यात्री लोग। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसका मूल उद्भव स्थान भारत नहीं है? ठीक है, यानी मूल उद्भव जो है यहाँ भारत में नहीं है। आम, केला, नारियल और स्ट्रॉबेरी। तो इसका सही आंसर होगा स्ट्रॉबेरी, यानी स्ट्रॉबेरी का उद्भव स्थान भारत नहीं है। स्ट्रॉबेरी
ये फरगाया जाति का एक पेड़ है, यानी किसका है, फरगाया जाति का एक पेड़ है जिसका उद्भव स्थान जो होता है यूरोप है। स्ट्रॉबेरी का उत्पादन सर्वप्रथम फ्रांस में किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। स्ट्रॉबेरी का सबसे पहले उत्पादन फ्रांस में किया गया। स्ट्रॉबेरी विटामिन सी के एवं फोलिक एसिड तथा मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत होता है। बहुत इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, सूर्य का द्रव्यमान लगभग बना होता है, यानी सूर्य का जो द्रव्यमान लगभग कितना का बना होता है, 25% ऑक्सीजन से, या 90% नाइट्रोजन से, या 88.8% नाइट्रोजन से, या फिर 0.77% ऑक्सीजन से। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी 0.77% ऑक्सीजन से। यानी सूर्य एक तारा है, ठीक है, क्या है, एक स्टार है जो सौर मंडल का मुखिया है और सौर मंडल का सबसे बड़ा व सबसे भारी खगोलीय पिंड है, ठीक है। सूर्य में सौर नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होता है, याद रखना है, किसके द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होता है। सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन है जो 73% है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है। हीलियम जो है 24% है, और तो दोनों मिला दीजिए तो लिखिए लगभग 99%, मैंने कितना हो गया, लगभग हो गया 97% हो गया। और ऑक्सीजन इसमें से देखिए 0.77% तथा अन्य गैस उपस्थित है, जो है ना। तो यहाँ पर याद रखना है ये कंपोजिशन है, यानी सूर्य में नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है, और ये सूर्य का जो कंपोजिशन है इस प्रकार है। अगला देखिए, सुनामी का कारण है ना। सुनामी का कारण क्या है, एक बहुत गर्म समुद्री धारा, या फिर मछलियों का बहुत बड़ा समूह, या फिर पिघलता हुआ ग्लेशियर, या फिर समुद्र तल में भूकंप। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर डी, यानी सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ बंदरगाह की लहरें भी होता है। क्या होता है, बंदरगाह की लहरें होता है। सुनामी के कारण समुद्र तल में उठने वाला भूकंप है, यानी सुनामी जो होता है, सुनामी का कारण जो होता है मुख्य रूप से समुद्र तल में जब भूकंप उठता है तो वही उसका मुख्य कारण होता है। इसके अतिरिक्त जमीन धंसने, ज्वालामुखी फटने, उल्कापात होने से भी सुनामी लहरें उठती है। सुनामी लहरें तटों पर पहुंचकर जान माल की बहुत क्षति कर पहुंचाती है, यानी अत्यधिक मात्रा में हानि पहुंचाती है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, कोंकण रेल सीधे जोड़ती है, यानी कोंकण रेल जो है किसको किसको सीधे जोड़ती है, मंगलोर और मुंबई को, कोची और गोवा को, है ना, कोची और गोवा को, कोल्लम और कोझिकोड को, या फिर अलपुझा और मंगलोर को। तो देखिए इसका सही आंसर यहाँ ए होगा, मंगलोर और मुंबई को। कोंकण रेल मंगलोर और मुंबई को सीधे जोड़ती है, और इसकी स्थापना भी याद रखेंगे, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1998 ईस्वी को हुई, ठीक है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इस रेलवे की कुल लंबाई जो होता है, यानी इस रेलवे की कुल लंबाई 741 किलोमीटर है, यानी 741 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। यह रेल लाइन जो होता है महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्य को से आपस में होकर जाके गुजरती है। किस राज्य से, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्य से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या देश राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर जिले से लगा हुआ है। तो ऑप्शन देखिए, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पाकिस्तान। तो स्पष्ट इसका आंसर पाकिस्तान होगा, यानी पाकिस्तान देश राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर, मैप में भी देख सकते हैं, है ना, जैसलमेर, बीकानेर तथा श्रीगंगानगर जिले से लगा हुआ है। इसके अलावा राजस्थान का बाड़मेर जिला भी पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अगला देखिए, सूर्य नगरी नाम है ना, यानी सूर्य नगरी नाम है किसका, जयपुर का, जैसलमेर का, बाड़मेर का, या फिर जोधपुर का। तो इसका सही आंसर होगा जोधपुर, यानी डी सही आंसर है। राजस्थान के जोधपुर जिले को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। इसकी स्थापना याद रखना है 12 मई 1449 ईस्वी को राजपूत शासक, याद रखना है, राव जोधा ने किया था। जोधपुर इसलिए उसकी के नाम पर जोधपुर रखा गया है ना, इसका राजपूत शासक राव जोधा ने किया था, इसलिए उसका नाम जोधपुर रहा। जोधपुर 4 रेगिस्तानों के बीच में स्थित है। अपने शानदार महलों, है ना, याद रखना, शानदार महलों, दुर्गों एवं मंदिरों के कारण प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है।
अगला प्रश्न, चंद्र ग्रहण होता है जब, यानी कब होता है। ऑप्शन देखिए, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच स्थित होती है, चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच स्थित होती है, और देखिए सूर्य चंद्रमा एवं सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित होती है, और डी में है पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा सीधे रेखा में होती है, यानी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा एक सीधा रेखा में होती है। तो देखिए इसका सही आंसर स्पष्ट देखिए कि चंद्र ग्रहण तब होगा जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाएगा। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण होगा, क्योंकि सूर्य की छाया उस पर नहीं पड़ती है ना, सूरज की रोशनी उस पर नहीं पड़ती है। ऑप्शन देखिए यहाँ, इसको डिटेल में भी जान लेते हैं। ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, चंद्र ग्रहण आंशिक या पूर्ण भी हो सकता है, यानी जिस प्रकार उसकी जो रोशनी जैसे जैसे पहुंचती है सूर्य की रोशनी, उसके अनुसार ये आंशिक भी हो सकता है, पूर्ण भी हो सकता है। जिन क्षेत्रों में पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है उस क्षेत्र को परछाया कहते हैं। क्या कहते हैं? परछाया कहते हैं। और जबकि जिन क्षेत्रों में अर्ध चंद्र ग्रहण होता है उसको उपछाया कहते हैं, उपछाया का क्षेत्र कहते हैं। और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है, याद रखना है, चंद्र ग्रहण जो होता है हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। इसके कारण दिन में 2 बार उच्च ज्वार उठते हैं, यानी हाई टाइड जो उठता है, ज्वार जो होता है 2 बार उठता है दिन में। अगला प्रश्न देखिए, कहता है उदयपुर तथा भीलवाड़ा जिले में मिलने वाले खनिज हैं, यानी उदयपुर और भीलवाड़ा में जो मिलने वाले खनिज हैं, कौन कौन खनिज मिलते हैं उदयपुर और भीलवाड़ा में। ऑप्शन देखिए, जस्ता, सीसा, चांदी, तांबा। दूसरा में देखिए जस्ता, जिप्सम, गार्नेट और सोना। और तीसरा में देखिए सीसा, चांदी, टंगस्टन और तांबा। चौथा में देखिए चांदी रॉक, यानी चांदी रॉक फॉरेस्ट या टंगस्टन एवं जिप्सम। तो देखिए उदयपुर और भीलवाड़ा में मिलने वाला सबसे प्रमुख खनिज, ये इसका सही आंसर होगा, जस्ता, सीसा, चांदी, तांबा। ठीक है, उदयपुर तथा भीलवाड़ा जिले में जस्ता, सीसा, है ना, चांदी और तांबा आदि खनिज प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। जस्ता एवं चांदी के लिए राजस्थान की ज्वार खान, है ना, राजस्थान का ज्वार खान, तांबे के लिए खेतड़ी के खान और सीसा के लिए चिंचौली की खान बहुत प्रसिद्ध हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न कहता है कि प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम था, क्या नाम था? भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी और एजुसेट। तो इसका सही आंसर, आसान प्रश्न है, आर्यभट्ट होगा, यानी बी सही आंसर है। प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था। इस उपग्रह को याद रखना है 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ के बीकानेर अंतरिक्ष केंद्र से पृथ्वी के वृत्तीय, है ना, पृथ्वी के वृत्तीय यानी 584 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको प्रक्षेपित किया गया था। इसका वजन जान लीजिए 360 केजी था। ठीक है, भास्कर का प्रक्षेपण 7 जून 1979 ईस्वी को, रोहिणी का प्रक्षेपण 18 जुलाई 1980 ईस्वी को तथा एजुसेट का प्रक्षेपण 20 दिसंबर 2004 ईस्वी को किया गया था। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि प्रथम बात करते हैं तो प्रथम कौन हो गया? आर्यभट्ट इसका सही आंसर है, यानी बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि महासागरों ने पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह को आवृत किया है, जो लगभग कितना है? यानी महासागरों ने पृथ्वी के टोटल एरिया जो होता है, जो टोटल पृष्ठ का अधिकांश भाग को आवृत किया है, जो कितना प्रतिशत? देखिए 3/4 या फिर आधा या फिर 1/4 या फिर 2/3। तो इसका सही आंसर होगा 2/3। ठीक है, डी सही आंसर है। यानी पृथ्वी पर उपस्थित नदी, तालाब, कुएं, सागर, महासागर मिलकर जलमंडल का निर्माण करते हैं, यानी जलमंडल को बनाते हैं। पृथ्वी का कुल 3/4 भाग जलमंडल के अधीन है, जिसे महासागर का विस्तार यानी पृथ्वी के 2/3 भाग पर है। महासागरों की औसत गहराई जो होता है 3800 मीटर तथा स्थल की औसत ऊंचाई जो होता है 440 मीटर है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, कहता है कि परम तापमान पैमाना कौन सा है? परम तापमान पैमाना कौन सा है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या फिर उपरोक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी, केल्विन। यानी परम तापमान पैमाना केल्विन पैमाना होता है। इसमें हिमांक जो होता है 273 के तथा केल्विन तथा वाष्प बिंदु जो होता है इसका, यानी बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना होता है?
373 केल्विन होता है। ठीक है, इसके बीच के दूरी को क्या हम लोग 100 बराबर भाग में बांट दिया जाता है, माने इसके बीच की दूरी को 100 बराबर भाग में बांट दिया जाता है। प्रत्येक भाग को 1 केल्विन कहते हैं, यानी केल्विन पैमाना जो होता है को डिग्री, इस तरह से हम लोग इसको मेजर करते हैं, है ना। यानी डिग्री सेल्सियस जो होता है ना, केल्विन पैमाना को हम लोग डिग्री सेल्सियस में नहीं नापते हैं, जबकि के लिख कर केल्विन लिखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट 273 के है और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 373 केल्विन है, यानी 100 डिग्री के बीच में इसको बांटा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जनसंख्या मानव पूंजी बन जाती है, यानी जनसंख्या क्या बन जाती है, मानव पूंजी बन जाती है जब निवेश किया जाता है। ठीक है, तो देखिए शिक्षा में, प्रशिक्षण में, स्वास्थ्य सुविधाओं में या फिर उपरोक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। जनसंख्या मानव पूंजी बन जाती है जब उसका शिक्षण, प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य सुविधाएं में निवेश किया जाता है, जिससे मानव पूंजी का निर्माण होता है और उत्पादकता में वृद्धि होती है। यदि जनसंख्या के कौशल विकास को प्रोत्साहन दिया जाए तो यह तकनीकी रूप से सक्षम व उत्पादक हो जाएगी और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है, यानी भारत की जनसंख्या घनत्व क्या है, 382, 324, 421 या फिर 518। तो इसका आंसर यहाँ ए होगा 382, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनघनत्व जो होता है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य होता है बिहार है, जो 1106 है, तथा सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश मात्र 17 है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट कहलाता है, यानी गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट को हम लोग क्या कहते हैं, मालाबार, कोंकण, कन्नड़, उत्तरी सरकार। तो इसका सही आंसर होगा मालाबार, ए इसका सही आंसर है। गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट मालाबार तट कहलाता है। यह तट अरब सागर में स्थित है। यह दक्षिण भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को कोंकण तट तथा उड़ीसा के तटीय भागों को उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ टेट में ही नहीं, अन्य क्वेश्चन जो भी आप रेलवे एसएससी का भी तैयारी करते हैं तो हर जगह भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। ठीक है, यानी उड़ीसा के तटीय भाग को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। कन्नड़ कर्नाटक राज्य का प्रमुख भाषा है। आगे देखते हैं। 80 प्रश्न में कहता है कि दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है, यानी दिन और जो रात होता है उसका प्रमुख कारण क्या होता है। सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, या चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, या पृथ्वी का अपनी धुरी का घूमना, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो क्लियर है, दिन और रात होता है पृथ्वी के रोटेशन के कारण, यानी अपनी धुरी में घूमने के कारण। सी इसका सही आंसर है, यानी दिन और रात होने का प्रमुख कारण पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना है। देख सकते हैं इस तरह पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर, याद रखना है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, और इसका स्पीड भी याद रखना है, माने 1610 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यानी 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है, जिसके कारण दिन और रात होता है। और इस प्रकार ये 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घूमकर 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड में अपनी एक पूरा चक्कर लगा लेता है। ठीक है, पृथ्वी की इस गति को दैनिक गति यानी रोटेशन कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुके होने के कारण दिन रात छोटे बड़े होते हैं, यानी अक्ष पर जो झुका हुआ है 23.5 डिग्री पर, देखिए मैप में भी आप देख सकते हैं कि इस तरह झुका हुआ है, जिसके कारण दिन और रात बराबर होते हैं, बराबर नहीं होते, छोटे बड़े हो सकते हैं। ठीक है, दिन रात छोटे बड़े होते हैं। यदि झुकी नहीं रहता तो दिन जितना होता उतना रात होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, यदि अब तक नहीं किया, और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिए एकदम, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करेंगे। ओके, बाय।